आहना और शिवांश खेल रहे थे। उसके दिमाग में चल रही बातें भी वो अब भूल गया था, पर किसी की आहना पुकारने की आवाज आई। इससे पहले कि शिवांश कुछ कह पाता, आहना वहां से भाग निकली क्योंकि वो जानती थी अब उसे डांट पड़ेगी। आहना संभाल कर शिवांश भी उसके पीछे अपने कमरे से बाहर आया, पर आहना आगे जा चुकी थी। वो वहीं रुक गया क्योंकि नीचे पूजा चल रही थी। स्टूपिड, बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे, आरुष ने थोड़ा चिल्लाकर कहा, और आहना तुरंत स्वरा के तरफ रोंधू शक्ल के साथ गई। मम्मा, भाई ने मुझे स्टूपिड बोला और वो मुझ पर चिल्लाया भी। आहना आरुष की कंप्लेंट करने लगी। स्वरा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे समझाने लगी, कितनी प्यारी बच्ची है ना यह। पर बेचारी इतनी कम उम्र में पिता का साया उससे छीन गया। और यह आरुष भी कितना क्यूट है दिखने में। मुझे तो लगता है कहीं मेरी ही नजर न लग जाए, कोमल ने राधा से कहा। हाँ, उसे देखकर तो मुझे बचपन के शिव की याद आ गई राधा। शिवांश अपने बालकनी में खड़ा जाते हुए मेहमानों में किसी को ढूंढ रहा था, तब ही उसकी नजर एक लड़की पर जाकर रुक गई। उसने लाइट पर्पल कलर की सिंपल साड़ी पहनी हुई थी। बाहर के लाइटिंग्स के वजह से उसका निखार और खुल रहा था। शिवांश एकटक उसे देख रहा था, पर अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए जब एक लड़के ने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और उससे कुछ बात करने लगा। फिर वो दोनों एक कार में बैठकर वहां से चले गए। कौन था वो लड़का? क्या वो स्वरा का बॉयफ्रेंड है? नहीं, नहीं, वो अपने बॉयफ्रेंड को पूजा में क्यों लेकर आएगी? कहीं उसका मंगेतर तो नहीं? शिवांश को गुस्सा आ रहा था, पर वजह वो खुद नहीं जानता था। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के वक्त आहना एक छोटे किचेन के साथ खेल रही थी। आहना, पहले नाश्ता कर लो। और यह किचेन किसका है? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा स्वरा। मम्मा, यह मुझे कल अंकल ने दिया। आहना, अंकल? कौन से अंकल? स्वरा के पूछने पर आहना ने उसे शिवांश के बारे में बताया। आहना, मैंने तुम्हें उनसे मिलने से और कुछ लेने से मना किया था ना? फिर भी तुम उनसे मिली। स्वरा की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। स्वरा, आराम से संजय। नाश्ते के बाद स्वरा दिवाली की तैयारी कर रही थी, पर उसका ध्यान नहीं लग रहा था। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो नेत्रा? मैं उस आदमी के बारे में सोच रही हूँ जो आहना से मिलता है। वो हमेशा आहना से तब ही मिलता है जब वो अकेली हो। पता नहीं कौन है और क्या चाहता है। आरुष को तक उनके बारे में कुछ नहीं पता। स्वरा की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तुम चिंता मत करो, आगे से हम आहना को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और शायद तुम ज्यादा सोच रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो हमारे ही जान पहचान का कोई हो नेत्रा। हाँ, पर फिर भी माँ, अगर जान पहचान का होता तो आहना भी उसे पहचानती, उसका नाम बताती। स्वरा, स्वरा, एक बात कहूं नेत्रा? माँ, आप पूछ क्यों रही है? कहिए ना स्वरा। आहना ने उस आदमी को कंपटीशन में बुलाया था क्योंकि उसे पापा की कमी महसूस हो रही थी। आरुष ने भी इसी वजह से शादी कॉम पर तुम्हारा अकाउंट ओपन किया था। बेटा, मैं जानती हूं तुम शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें भले ही किसी हमसफर की जरूरत नहीं है, पर बच्चों को एक बाप के प्यार की है। नेत्रा की बात सुन स्वरा उनसे कुछ कहने लगी, पर नेत्रा ने वापस कहा, इस बारे में ठीक से सोचो स्वरा। अपने नजरिए से नहीं बल्कि बच्चों के नजरिए से। 5 दिन बाद दिवाली के वजह से आज स्वरा 5 दिन बाद ऑफिस आई थी। उसने उसके नए प्रोजेक्ट का काम भी शुरू कर दिया था।
वो और रोहन मिलकर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे, तभी रोहन का फोन बजा। हेलो, हु इज दिस? ओह विक्रम, तूने नंबर चेंज किया क्या? अच्छा, कब? दैट्स ग्रेट। हाँ हाँ, जरूर। ठीक है, बाय। रोहन की बातें सुन स्वरा उसके तरफ देखने लगी। विक्रम आ रहा है, रोहन। कौन विक्रम? स्वरा। अरे तुम भूल गई। विक्रम मेरा स्कूल फ्रेंड। फिर रोहन को कुछ याद आया। तुम्हें याद है 2 साल पहले हम उसे वापस दिल्ली में मिले थे? तब वो करीब 4 साल बाद वापस आया था लंदन से। रोहन। अच्छा स्वरा। चलो स्वरा, मुझे एक जरूरी मीटिंग है। तुम्हें भी साइट पर जाना था ना? रोहन। हाँ भाई, मैं भी निकलती हूँ अभी। स्वरा। रात के करीब 10 बज रहे थे। शिवांश ने न्यू 5 स्टार होटल खरीदा था। वो उसी मीटिंग के बाद घर जा रहा था कि उसने देखा रास्ते के बाजू में एक कार के पास स्वरा खड़ी थी और उसके बाजू में एक आदमी खड़ा था। शिवांश ने तुरंत उसके सामने कार रोकी और नीचे उतरकर स्वरा के पास आया। स्वरा बस एक टक उसके तरफ देखती रही। वो अपने बिजनेस सूट में था, बाल थोड़े बिखरे हुए थे। रात के अंधेरे में भी वो काफी हैंडसम लग रहा था। तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? शिवांश की आवाज से स्वरा अपने ख्यालों से बाहर आई, पर अचानक उसके ऐसे आने से वो अभी भी शॉक में थी। उसके जुबान से शब्द निकल ही नहीं रहे थे। स्वरा बेटा, तुम इन्हें जानती हो? महेश यानी स्वरा के ड्राइवर ने पूछा। हम? स्वरा। वो साहब, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। हम अभी मैकेनिक की राह देख रहे हैं। महेश। ओह। अह, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? शिवांश। हाँ, अगर आप स्वरा को घर छोड़ देते तो। महेश। अरे नहीं नहीं, मैंने भाई को कॉल किया है, वो आते ही होंगे। स्वरा को शिवांश के साथ जाना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो पहले ही उसके तरफ देखने से हड़बड़ा रही थी। रास्ता बहुत सुनसान है, यहाँ ऐसे इंतजार करना ठीक नहीं। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शिवांश उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ना जाने क्यों, पर वो उसके साथ वक्त बिताना चाहता था। पहले तो स्वरा ने मना किया, पर महेश के मनाने पर वो तैयार हो गई। फिर शिवांश ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला, वो अंदर बैठ गई। शिवांश उसके बाजू में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने स्वरा के तरफ देखा। लाइट हरे रंग का सिंपल ड्रेस, उस पर डार्क हरा दुपट्टा, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, पर वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। हाथ में पकड़े मोबाइल को अपने दूसरे हाथ के हथेली पर ताली की तरह धीरे धीरे मार रही थी, जैसे उसके साथ खेल रही हो। और सबसे अजीब बात थी, कानों में ईयरफोन। पर फिर उसने सोचा कि शायद उसे सॉन्ग्स सुनना पसंद होगा। उसने कार स्टार्ट की और स्वरा के बोलने का इंतजार करने लगा, पर उसके कुछ न बोलने पर उसने पूछा, तुम मेरे घर आना चाहती हो? शिवांश की बात सुन स्वरा हैरानी से उसके तरफ देखने लगी। क्या? नहीं तो? स्वरा। तो अपना पता बताओ, तुम्हें कहाँ छोड़ना है? शिवांश। स्वरा ने मन ही मन खुद के बेवकूफी पर खुद को ही गलियां दी, फिर उसे अपना पता बताया। अब कार में एकदम शांति थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था, बस स्वरा धीमी आवाज में ईयरफोन से सॉन्ग्स सुन रही थी। अचानक वापस शिवांश ने चुप्पी तोड़ी। थैंक्स। शिवांश की बात सुन स्वरा वापस हैरानी से उसके तरफ देखने लगी। क्यों? स्वरा। वो फोटो फ्रेम, तुमने उसे ठीक किया? शिवांश की बात सुन स्वरा को एक बार वापस उसके लिए बुरा लगा। सॉरी। इस बार स्वरा की बात पर शिवांश उसके तरफ हैरानी से देख रहा था। क्यों? शिवांश। वो फ्रेम मेरे वजह से ही टूटी। स्वरा। ओह। शिवांश। सिर्फ ओह? माफ किया या नहीं? स्वरा मन ही मन उसके आगे कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी।
तो स्वरा चाहती थी कि वो कहे कि उसने माफ किया, क्योंकि पहले उसने बस एक चिट के जरिए सॉरी कहा था जिसका जवाब उसे नहीं मिला था। तो शिवांश अब कंफ्यूज हो रहा था। तो आपने मुझे माफ किया, या स्वरा बीच में ही रुक गई। तुमने उसे वापस पहले जैसे बना दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। और जब कुछ हुआ ही नहीं तो माफी किस बात की शिवांश? आगे का पूरा रास्ता दोनों चुप रहे। दोनों को कुछ महसूस हो रहा था पर वो दोनों अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर में शिवांश ने एक बंगलों के सामने कार रोकी। उसे तुरंत याद आया कि यह विहान के दोस्त का घर है, जहां वो अहाना से मिला था। थैंक्स, स्वरा ने अपना सीट बेल्ट खोलते हुए कहा। तुम यहां रहती हो? शिवांश की आवाज में स्वरा को कुछ अलग महसूस हुआ। हाँ, स्वरा ने कार का डोर ओपन किया। शिवांश उसे अहाना के बारे में पूछना चाहता था पर उसने सोचा कि वो क्या बताएगा, वो उसे कैसे जानता है। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। स्वरा के उतरते ही वो तुरंत वहां से चला गया। यह अखड़ू शायद इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, बस थोड़ा अजीब है। स्वरा शिवांश की जाती हुई कार को दिखते हुए सोच रही थी। भाई, आपने बुलाया? स्वरा रोहन के केबिन में आई। हाँ स्वरू, बैठो ना। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है रोहन। क्या भाई? स्वरा, हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। अभी मिस्टर सिंघानिया का कॉल आया था। वो चाहते हैं उनके नए 5 स्टार होटल का इंटीरियर हम करें। रोहन, यह तो सच में काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा। स्वरा, हाँ, एंड ऑल थैंक्स टू यू। यह प्रोजेक्ट हमें तुम्हारी वजह से ही मिला है। कल बाकी डिस्कशन के लिए मीटिंग होगी। मैं तुम्हें सुबह पिक करने आऊंगा क्योंकि मीटिंग सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मैन ऑफिस में है। रोहन, भाई पर मैं मीटिंग में कैसे? मेरा मतलब है मैंने अभी नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। स्वरा, वो प्रोजेक्ट कोई और संभाल लेगा। मिस्टर सिंघानिया ने यह प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हारी वजह से दिया है। उन्हें तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, इसलिए वो चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट तुम ही हैंडल करो। रोहन, रात को शिवांश अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन शिवांश। तुरंत कोई अंदर आया। शिवांश अभी भी अपने फाइल में ही देख रहा था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शिवांश ने तुरंत वो हाथ हटाया और कुर्सी से उठ गया। तनुजा! शिवांश जोर से चिल्लाया। तनुजा ने थोड़ी सेडक्टिव ड्रेस पहनी हुई थी। चेहरे पर मेकअप, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक और वो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम जिससे शिवांश को सख्त नफरत थी। रिलैक्स शिव, तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तनुजा ने शिवांश को गले से लगा लिया। अब तो शिवांश का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने जोर से तनुजा को धक्का देकर खुद से अलग किया। गेट आउट! शिवांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। शिव, तुम क्यों मुझसे दूर रहते हो? मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ। हर खुशी दे सकती हूँ तुम्हें। कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। फिर क्यों? तनुजा बार बार उसके पास आने की कोशिश कर रही थी। अब वो उसे किस करने की कोशिश करने लगी पर शिवांश ने उसे वापस दूर धकेला। I said don't touch me and get out. Otherwise you will regret this. शिवांश बहुत गुस्सा था। उसका बस चलता तो वो कब का उसे घर से बाहर निकाल चुका होता पर वो बस अपनी माँ के वजह से चुप था। But why? Don't tell me you still love that witch. क्या था उसमें जो मुझ में नहीं? उसने तुम्हें धोखा दिया था, यह जानते हुए भी तुम कैसे उससे प्यार कर सकते हो? ना जाने कितने लड़कों के साथ। सट! शिवांश ने जोर से तनुजा के गाल पर एक थप्पड़ मारा। खबरदार, अगर मेरी नित्या के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो वापस कुछ कहने के लायक नहीं रहोगी।
आंखों में आंसू और गुस्सा लिए तनुजा तुरंत स्टडी रूम से बाहर चली गई, पर जाते जाते वो राधा से टकराई और अपने अभलापन का नाटक शुरू कर दिया। शिवांश सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था, तभी राधा उसके स्टडी रूम में आई। शिव राधा की आंखें नम लग रही थी। बेटा तनुजा अच्छी लड़की है, वो तुमसे कितना प्यार करती है, कितने सालों से वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए रुकी है। राधा माँ, प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। शिवांश बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। नहीं शिव, मैंने तुम्हारे मामा को वादा किया है। तुम जानते हो वो कितना गुस्सा थे जब तुमने पहले शादी के लिए इनकार किया था, पर सिर्फ तनुजा के प्यार के लिए वो वापस माने हैं। शिव बेटा, राधा के आंखों से अब आंसू बह रहे थे जो वो देख नहीं सकता था। माँ, आप जानती हैं मैं नित्या। शिवांश की बात बीच में ही काट कर राधा जोर से चिल्लाई। नित्या, नित्या, पिछले 6 साल से बस यही सुन रहे हैं हम। सही है, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। गलती तो तुम्हारे पापा की और बाऊजी की थी जो उन्होंने तुम्हारी शादी उससे करवाई। वो लड़की हमारे जिंदगी में आई और सब बिखेर कर चली गई। राधा की आवाज बढ़ गई थी। बस माँ, नित्या की कोई गलती नहीं, शिवांश ने ऊंची आवाज में कहा। उसने कभी अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, इसलिए अब राधा को बुरा लग रहा था। तो किसकी गलती है? वो तो चली गई पर साथ में हमारी खुशियां भी ले गई। मैं अब उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन तुम्हारी उससे शादी हुई थी। जब वो इस घर में आई, राधा ने चिल्लाकर कहा, और अचानक से उनके सीने में दर्द होने लगा। उनकी सांसें फूलने लगी। माँ, माँ, क्या हो रहा है आपको? पापा, राघव, शिवांश की आवाज से सब वहां आ गए और जल्दी से राधा को हॉस्पिटल ले गए। राधा पर ट्रीटमेंट शुरू हो गई थी। डॉक्टर ने सबको बताया कि उन्हें छोटा अटैक आया था, पर झटका मामूली था, इस वजह से उनकी हालत ठीक थी, पर उन्हें किसी भी ट्रेस से दूर रखने के लिए कहा गया था। ऐसा क्या हुआ था कि राधा की यह हालत हुई? देवराज थोड़े नाराज लग रहे थे। पापा, अभी यह सब बातें करने का वक्त नहीं है। हमें माँ का ख्याल रखना है। उन्हें कल सुबह तक होश आएगा। आप राघव के साथ घर जाइए। मैं हूँ यहाँ, शिवांश ने कहा। बात को बदलो मत शिव। तुम्हारे जिद के वजह से ही आज वो इस हालत में है। अगर तुम्हें सच में उसकी फिक्र है तो उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? देवराज बिना शिवांश का जवाब सुने वहां से चले गए। शिवांश अब टूटने लगा था, उसके वजह से सब परेशान थे। उसकी माँ हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। पूरे परिवार के होते हुए भी उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। सुबह राधा को होश आया तब शिवांश उनके बाजू में ही बैठा हुआ था, पर उन्होंने एक बार भी उसके तरफ नहीं देखा। इस वजह से शिवांश के दिल में दर्द होने लगा। माँ, आप अभी भी नाराज हैं मुझसे? राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। 3 दिन बाद राधा को घर लाया गया, पर इन दिनों में राधा ने एक बार भी शिवांश से बात नहीं की, जिस वजह से शिवांश को घुटन हो रही थी। भाई, क्या हुआ? रोहन को जल्दी से केबिन से बाहर आते देख स्वरा ने पूछा। स्वरू, प्लीज मेरा एक काम करेगी? एक्चुअली मुझे विक्रम को एयरपोर्ट से पिक करने जाना था, पर अभी कपूर एंटरप्राइज से कॉल आया कि मीटिंग अभी होगी। मैं मीटिंग मिस नहीं कर सकता। तो क्या तुम विक्रम को पिक कर लोगो? रोहन ने कहा। भाई, मैं कैसे? मेरा मतलब है कि स्वरा नहीं जाना चाहती थी। प्लीज स्वरू, वो पहली बार मुंबई आ रहा है। रोहन के बहुत कहने पर स्वरा मान गई।
स्वरा एयरपोर्ट पहुंची। उसके हाथ में विक्रम वर्मा नाम की नेम प्लेट थी। वो अपने फोन पर वर्कर्स को प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। कुछ देर बाद उसे किसी की नजरें खुद महसूस होने लगी। उसने सामने देखा तो एक हैंडसम लड़का एकटक उसके तरफ देख रहा था। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तुम कब आए? और कुछ कहा क्यों नहीं? स्वरा ने कहा। तुम्हारे काम के खत्म होने की राह देख रहा था, विक्रम ने कहा। ओह, आई एम सॉरी। मेरा ध्यान नहीं था, स्वरा ने कहा। तुम्हारा पहले भी कब मुझ पर ध्यान था जो अब होगा? पर मेरा हमेशा से था। सिर्फ तुम पर, विक्रम ने मन में सोचा। कुछ कहा तुमने? स्वरा ने कहा। अह अह नहीं। वेल, आई एम हैप्पी कि तुम मुझे पिक करने आई। विक्रम की बातें थोड़ी फ्लर्टी थी, जिस वजह से स्वरा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। पहले ही काफी देर हो चुकी है। भाई राह देख रहे होंगे। हमें चलना चाहिए, स्वरा ने कहा। हाँ बिल्कुल, विक्रम के कहते ही स्वरा उसे अपने मायके यानी रोहन के बंगलों पर ले गई। विक्रम एक डॉक्टर था। वो मुंबई काम के सिलसिले में आया था। नए घर में शिफ्ट होने से पहले कुछ दिन वो रोहन के घर पर ही रहने वाला था। शाम को शिवांश अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी अचानक जोर से दरवाजा खोल कोई अंदर आया। तुम में नॉक करने के भी मैनर्स नहीं है? शिवांश ने उसके सामने गुस्से में खड़े इंसान को देखकर कहा। यह वक्त मेरे मैनर्स की बातें करने का नहीं है। मुझे बस एक बात का जवाब दो। क्या मैंने जो सुना वो सच है? आदर्श के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तुमने क्या सुना यह मुझे कैसे पता होगा? शिवांश जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है, पर फिर भी उसने ऐसा सवाल पूछा। उसका सवाल सुन आदर्श फ्रस्ट्रेशन में उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गया। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने उस तनुजा से शादी के लिए हाँ कहा। आई मीन पूरी दुनिया में बस वही एक मिली तुझे शादी करने के लिए। मैं खुश हूं कि फाइनली तुमने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया। पर वो तनुजा, आदर्श ने कहा। रिलैक्स, पानी पियो। आदर्श शिवांश को इतना शांत देख हैरान था। वो जानता था कि शिवांश भी तनुजा के असली रंग से वाकिफ था, पर फिर भी उसके साथ शादी के लिए हाँ करना, यह बात वो हजम नहीं कर पा रहा था। उस बिगड़ैल रईस जादी के साथ शादी के लिए हाँ करने के बाद भी तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? आदर्श ने कहा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। माँ जिद पर अड़ी हुई थी और मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता था, शिवांश ने कहा। मेरे भाई, आंटी को सिर्फ तेरे शादी की चिंता थी। तू किसी और लड़की से शादी करेगा तो भी वो खुश होगी, पर इस तनुजा से शादी? आई कांट बिलीव दिस। आदर्श गुस्से में ही केबिन से चला गया। वो शिवांश का सच्चा दोस्त था। उसने हमेशा उसका साथ दिया था। सिर्फ आदर्श ही इकलौता इंसान था जिसे शिवांश ने नित्या के मर्डर की बात बताई थी। उसने नित्या को हमेशा अपनी छोटी बहन के तरह ट्रीट किया था। 6 साल पहले जब उसे नित्या के एक्सीडेंट की सच्चाई पता चली थी, तब वो शिवांश पर बहुत गुस्सा हुआ था, क्योंकि उसने उसके बहन के चरित्र पर शक करने की गलती की थी। गुस्से में उसने शिवांश पर हाथ तक उठा दिया था, पर फिर शिवांश की हालत देख उसने उसे माफ किया। आदर्श के जाने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगा। फिर उसने किसी को कॉल किया। मैं तुम्हें एक नाम भेज रहा हूँ। उस इंसान की पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, शिवांश ने कहा। सामने से उस इंसान ने कुछ जवाब दिया और फिर शिवांश ने कॉल कट कर दिया। सुबह रोहन अपने कमरे से बाहर आ ही रहा था कि अचानक किसी से टकरा गया। तुम देखकर नहीं चल सकते क्या? पाखी की गुस्सैल आवाज आई। मैं कैसे भी चलूं, मेरी मर्जी, तुम्हें इससे क्या?
पर तुम सुबह सुबह मेरे घर पर क्या कर रही हो? रोहन ने कहा। करेक्टिंग मिस्टर रोहन, मैं तुम्हारे घर पर नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर पर आई हूं। अब बाजू हटो, मुझे जाना है। वैसे भी सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। पाखी, तुम्हारे दिन का तो नहीं पता, पर मेरा बहुत अच्छा जाएगा। आखिर मैंने सुबह सुबह बदसूरत नेवले को जो देख लिया, रोहन शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा। क्या कहा तुमने? पाखी को उसकी बातों से इरिटेशन हो रही थी। बदसूरत नेवला, तुम नहीं जानती, सुबह सुबह नेवले को देखना शुभ होता है। रोहन की बातें पाखी का गुस्सा बढ़ा रही थी। तुमने मुझे नेवला कहा, तो तुम गेंडे हो। बढ़े बददिमाग, बड्ढे गैंडे, पाखी ने कहा। ओह मिस बदसूरत, गैड़ा किसे कहा तुमने? जानती भी हो, लड़कियां इतनी दीवानी हैं, मेरे पीछे के मेरे तरफ पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है और मेरी एक नजर के लिए तरसती है। रोहन ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। हाँ, देखती ही होगी, क्योंकि पहली बार इंसान के भैंस में बद्धे जानवर को देखकर शौक लगता होगा ना? पाखी ने कहा। तुम्हारी आंखें ही खराब है, इसीलिए तो उस सिद्धार्थ को पसंद किया था तुमने। पर आखिर तुमसे तंग आकर वो भी तुम्हें छोड़कर चला ही गया। रोहन ने गुस्से में बोला, पर अगले ही पल उसे समझ आया कि उसने गलत बात बोल दी थी। उसने पाखी के तरफ देखा, उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं दर्द था। यह देख उसे अपनी बात पर बहुत पछतावा हुआ, पर अब वो अपने शब्द वापस नहीं ले सकता था। पाखी बिना कुछ बोले स्वरा के रूम में चली गई। स्वरा बहुत दिनों बाद अपने मायके आई थी, इसलिए उसके घर वालों ने उसे कुछ दिन साथ रहने के लिए जिद की। बच्चों के स्कूल की भी छुट्टियां थी, इस वजह से स्वरा मान गई। नाश्ता करते वक्त पाखी बहुत शांत बैठी हुई थी और उसे ऐसे देख रोहन को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो भी शांत था। सिर्फ डैड, विक्रम और बच्चे बातें कर रहे थे। दोपहर को सबने बाहर कहीं घूमने जाने का डिसाइड किया। वो सब लंच करने बाहर आए थे। विक्रम बच्चों से बातें करने की, उनका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें बार बार स्वरा के तरफ जा रही थी, यह रोहन ने नोटिस किया। लंच के बाद सब एक पार्क में आए। बच्चों, तुम लोगों को उस राइड पर बैठना था ना? चलो मैं बैठवाता हूँ। रोहन की बात सुन बच्चे खुश हो गए। पाखी, तुम भी चलो हमारे साथ, मैं दो बच्चों को अकेले हैंडल नहीं कर सकता। रोहन की बात पाखी को थोड़ी अजीब लगी, पर बच्चों के लिए वो बिना कुछ बोले उसके साथ चली गई। बच्चों को राइड में बैठाकर वो दोनों दूर से उन्हें एंजॉय करते हुए देखने लगे। सॉरी, रोहन के माफी मांगने पर पाखी को एक पल के लिए शौक लगा। बचपन से लेकर अब तक वो दोनों हमेशा झगड़ते आ रहे थे, एक दूसरे को काफी कुछ सुनाते थे, पर कभी उन्होंने एक दूसरे को सॉरी नहीं कहा था। पाखी समझ नहीं पा रही थी वो क्या कहे। हम्मा, पाखी ने कहा। कुछ मिनट बाद पाखी की नजरें रोहन पर गई, जो स्वरा और विक्रम के तरफ देख रहा था। तुम कर क्या रहे हो? तुमने जानबूझकर उन दोनों को ऐसे अकेले छोड़ा ना? पाखी ने धीरे से रोहन को पूछा। वही कर रहा हूं जो सही है। विक्रम हमेशा से स्वरा को पसंद करता था। उसने स्वरा को प्रपोज तक किया था, पर रोहन की बात को काटकर पाखी ने कहा। पर स्वरा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो राहुल से प्यार करती थी। पर अब इस बात को सालों बीत चुके हैं। और यह तो, पाखी ने कहा। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, पर वो आज भी स्वरा को पसंद करता है। इसीलिए तो इतने सालों बाद भी वो अभी भी सिंगल है। 2 साल पहले भी वो स्वरा के लिए ही इंडिया वापस आया था, पर तब सिचुएशन अलग थी। रोहन ने कहा। तुम्हें उसे स्वरा का सच बताना होगा।
कहीं ऐसा ना हो कि वापस सब बिखर जाए, पाखी ने कहा। उस दिन जब मैं स्वरा को सच बताने की बात कर रहा था तब तुमने मुझे रोका, और आज तुम खुद मुझे विक्रम को सच बताने के लिए कह रही हो, रोहन ने कहा। क्योंकि सच जाना उसके लिए जरूरी है। ठीक है। सब कुछ नहीं, पर तुम्हें वो बात उसे बतानी ही होगी, क्योंकि वो बात एक पति को पता होनी बहुत जरूरी है, पाखी ने कहा। पर क्या वो सच जानने के बाद स्वरा से शादी करेगा? रोहन को अब चिंता होने लगी। उसकी बात पर पाखी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ विक्रम के साथ अकेले रहने में स्वरा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। बच्चे बहुत प्यारे हैं। आरुष उसके उम्र के हिसाब से काफी समझदार लगता है। और तुम्हारी काफी फिक्र करता है, विक्रम ने कहा। हाँ, वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है, स्वरा ने कहा। उसे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है शायद, विक्रम ने कहा। उसे नए लोगों के साथ घुलने मिलने में वक्त लगता है, स्वरा ने कहा। विक्रम ऐसे ही स्वरा से किसी न किसी बात पर बातें करने की कोशिश कर रहा था, पर स्वरा बस उसके सवालों के जवाब दे रही थी। वो जानती थी कि विक्रम उसे पसंद करता है। वो उसे बिना वजह कोई होप नहीं देना चाहती थी। थोड़ी देर में बच्चे वापस आए। वो खेल कर थोड़ा थक गए थे तो एक जग बैठ गए, पर आहना एक तक एक दिशा में देख रही थी, जो बात स्वरा ने नोटिस की। उसने भी उस दिशा में देखा। वहां एक छोटा परिवार था। पापा बच्चे को गोद में लिए उसके साथ खेल रहे थे, और माँ उस बच्चे को अपने हाथ से कुछ खिला रही थी। आहना को ऐसे देख स्वरा का दिल भारी हो रहा था। सब थक चुके थे, इस वजह से जल्दी सो गए थे। पर स्वरा की नींद उड़ी हुई थी। स्वरा, तुम अभी तक सोई नहीं, और इतनी रात के टेरेस पर क्या कर रही हो? स्वरा की मॉम आशा ने पूछा। कुछ नहीं मॉम, नींद नहीं आ रही थी, स्वरा ने कहा। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। आखिर माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हारे हर एक चीज से वाकिफ हूँ। चलो बताओ क्या बात है, आशा ने कहा। माँ, शायद मैं बच्चों को वो प्यार और वक्त नहीं दे पा रही जो उन्हें मिलना चाहिए। शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, इसी वजह से मेरे बच्चों को उनके पापा की कमी खलती है। शायद मुझ में ही कोई कमी है। स्वरा की आंखें नम हो गई थी। वो बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को बहने से रोक रही थी। तुम जानती हो स्वरा, जब मैं 7 साल की थी तब मेरे बाऊजी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और 1 साल के अंदर ही वो भी चल बसी। फिर मुझे मेरी दादी ने संभाला। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, किसी गुड़िया के तरह संभाला उन्होंने मुझे। कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। पर फिर भी मुझे माँ और बाऊजी की याद आती ही थी, पर इसका मतलब यह नहीं था कि मेरे दादी के प्यार में कोई कमी थी। बिल्कुल नहीं। पर दादी जो प्यार करती थी वो दादी के हिस्से का था। चाहे कोई कुछ भी कर ले, पर कोई भी हमारे माँ बाप की जगह नहीं ले सकता। बच्चों के साथ भी वही हो रहा है। तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है, ना कि तुम्हारे परवरिश में कोई कमी है। पर एक पिता की जगह कभी एक माँ नहीं ले सकती। चाहे वो जो कर ले, वो कमी नहीं भर सकती। आशा ने उसे शांत कर समझाने की कोशिश की। मैं मेरे बच्चों को ऐसे उदास नहीं देख सकती। क्या मेरे बच्चों की वो कमी मैं कभी नहीं भर पाऊंगी? स्वरा की आवाज अब ज्यादा भरी हो गई थी। वो तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो वो जगह भर सकती हो, दूसरी शादी करके, आशा ने कहा। माँ, दूसरी शादी मैं नहीं कर सकती। और कर भी ली तो वो सिर्फ उनके सौतेले पापा होंगे। अगर उन्होंने बच्चों को वो प्यार नहीं दिया जो वो चाहते हैं तो
मेरे फूलों से भी नाजुक बच्चे कहीं उस वजह से मुरझा न जाएं। अभी कम से कम वो खुश है मेरे साथ। पर स्वरा, पर क्या स्वरा? तुम्हारी वो दोस्त अंजलि। रेखा भी उसकी सौतेली माँ है, पर वो खुद के बच्चों से ज्यादा अंजलि का ख्याल रखती है। दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते बेटा। बस कुछ लोगों के वजह से यह सौतेला शब्द बदनाम हो गया है। पर इसका मतलब यह नहीं कि सभी वैसे हो। आशा की बात पर स्वरा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उनकी बात से सहमत तो हो गई थी, पर फिर भी दिल से डर नहीं जा रहा था। मुझे विक्रम बहुत पसंद है स्वरा। आज जिस तरह से वो बच्चों के साथ खेल रहा था, उन्हें संभाल रहा था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो उनसे कितना प्यार करता है। हम तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, पर एक बार ठीक से सोचना बेटा। इतना कहकर आशा वहां से चली गई।